Hello everyone, welcome back to Ambition Classes. This is Shailendra Pandey, your physics mentor. So guys, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि सर टर्म 1 एग्जामिनेशन आने वाला है, फिजिक्स का पेपर है, खतरनाक सब्जेक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं डू और डाई टॉपिक्स, करो या मरो। मतलब इसको कर लिया तो जीत है, आप फतेह कर गए, आप एकदम जंग जीत गए, और अगर नहीं कर पाए भाई साहब तो ढेर होना भी तय है। तो गाइज हम लोग को क्या करना है, फिजिक्स का ये जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें ये जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं आज इस लेक्चर में, उसको आपको 100% फोकस के साथ प्रिपेयर करना है। कुछ टॉपिक्स अगर बच जाएं तो उसको आप बाद में प्रिपेयर कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और प्रिपेयर करिएगा, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना ही करना है और सबसे पहली प्रायोरिटी पर आपको इन टॉपिक्स को रखना है। रीजन ये है प्यारे बच्चों कि पिछले लास्ट 10 साल के पेपर्स को जब एनालाइज मैंने किया तब पता चला कि ये टॉपिक्स तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस घुमा घुमा करके पूछा गया है। तो आपके लिए एक अच्छी चीज मैं बता रहा हूं कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स वगैरह सब मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको सर्च करना है एसपी सर 15 ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। तुरंत आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, वहां पर आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा शैलेंद्र_सर_फिजिक्स। आइए अब आते हैं सबसे पहले चैप्टर पर, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो गाइज सबसे पहला टॉपिक यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर, डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन 100% आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा, उसके क्या क्या केसेस हैं, कब वो डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तब क्या होगा, फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो किसी भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल होती है, माइनस पीई कॉस थीटा, उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए और फॉर्मूला भी आना चाहिए। डेरिवेशन एक बार नहीं भी अगर आएगा तो चलेगा क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, बट फिर भी प्यारे बच्चों मैं तो यही कहूंगा कि एक बार आप जरूर सीख लीजिए। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप इसी वीडियो पर आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को जरूर उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि गॉस थ्योरम जो है उसका डेरिवेशन, उसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। डेरिवेशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट केसेस में उसका कैसे कैसे एप्लीकेशन हम करेंगे, लीनियर चार्ज में कैसे करेंगे, कोई चार्ज शीट हो तब कैसे करेंगे, तो ये सारे डेरिवेशंस आपको पढ़ लेने हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी भी सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, कोई चार्ज बाहर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा, तो केवल अंदर वाले चार्ज को आप कंसीडर करेंगे। हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन बना दे जो कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर ये कोई क्यूब है, इस क्यूब के वर्टेक्स पर, किसी एक वर्टेक्स पर अगर यहां पर कोई चार्ज क्यू रखा है, तो अब बताओ इसकी इस सामने वाली फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस गाइस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने प्यारे से दूसरे चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो प्यारे बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला थ्योरेटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। फिर है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी का लॉस होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दो कंडक्टर्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये सारे डेरिवेशंस और फार्मूला आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। थर्ड जो टॉपिक जिस पर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया तो उस डाइलेक्ट्रिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, कैसे पोलराइजेशन होगा, कैसे चार्ज इंड्यूस होगा, वो सारी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घटेगी, पोटेंशियल कैसे घटेगा, कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को कंबाइन करके सीरीज में, पैरेलल में कंबाइन कर दिया, अब आपसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ऐसे कुछ कैपेसिटर्स लाइन से बना दिए, इस तरीके से उसको ऐसा कंडक्टिंग पाथ से अगर जोड़ दिया तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आखिरी है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो जीरो पोटेंशियल होता है, ठीक, इस पूरी लाइन पर जीरो होता है, लेकिन किसी जनरल पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है। वो एक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब, मैं वीडियो बना दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर और आप लोग जम के उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी पोटेंशियल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर और एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होता है डाइपोल का, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे। देखो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर पर आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो भाई साहब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ही टॉपिक है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला क्या है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन, अक्सर डेरिवेशन आया करता था, अब उसी चीज को वो घुमा के एमसीक्यू में पूछेंगे भाई साहब। उसके बाद है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल को हम कब सीरीज में जोड़ेंगे, कब हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, कब हम मिक्स ग्रुपिंग करेंगे, कब पावर मैक्सिमम होगा, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसको बेटा ग्राफ के रूप में पूछ सकते हैं। कंडक्टर का क्या वेरिएशन है, उसके बाद इंसुलेटर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में क्या है, सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है सुपर कंडक्टर में। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इसमें बन सकते हैं। किसका अल्फा पॉजिटिव है, किसके लिए अल्फा नेगेटिव है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाने वाला है आपके लिए। उसके बाद तो ये धमाकेदार टॉपिक पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले लॉन्ग में आता था, अब आपसे हो सकता है सीधे सीधे केस स्टडी पूछ दें इसी पोटेंशियोमीटर पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। और आखिरी में ये है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज और इस तरीके से मीटर ब्रिज। तो इसका बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जब बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज को पहचानना आना चाहिए। सेल के पॉजिटिव से 2 रजिस्टर्स जोड़ो, सेल के नेगेटिव से 2 जोड़ो और इनके बीच में कोई एक गैल्वेनोमीटर जोड़ो या कोई और अदर रजिस्टर जोड़ दो। इस तरह का सिस्टम व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। बैलेंस्ड है भाई साहब तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड है तो क्या होगा, दोनों चीज पता होना चाहिए। बच्चे अनबैलेंस्ड को छोड़ देते हैं, लेकिन उसको भी जाने रहना कि अगर अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा। और नहीं अगर पता है तो कमेंट करिए भाई साहब, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है बायट-सवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये बायट-सवर्ट लॉ भाई साहब ने क्या बताया है अपने लॉ में, इसको अच्छे से समझ लेना, इसका डेरिवेशन पढ़ लेना कि अगर कोई लूप है तो लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कोई लूप है उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कोई करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट वायर के किसी एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो वहां कितना है, सेंटर पे पूछा जाए तो वहां कितना है। तो ये चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बायट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन बेटा अच्छे से आना चाहिए। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस आप लोगों से बनाए जा सकते हैं। आपसे कहेगा एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, इसको ऐसे मिला दिया गया, यहां O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अब बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अगला है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो यूज है कि भाई सोलेनॉइड में, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, सेम डायरेक्शन में अगर इनमें सेम डायरेक्शन में अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स कितना होता है, डेरिवेशन कैसे होता है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो तो क्या होगा,
क्लियर? तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और लास्ट टॉपिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कि गैल्वेनोमीटर में किस किस तरह की सेंसिटिविटी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और उसका कन्वर्जन किसमें, एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको बहुत अच्छे से इस पर न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता, हो सकता है केस स्टडी में इसको कन्वर्ट करके आपसे पूछ दें, क्योंकि उसमें एमीटर भी कन्वर्ट करा लेंगे और वोल्ट मीटर भी कन्वर्ट करा लेंगे, तो दोनों चीज पर मिक्स करके केस स्टडीज पर बन सकती है प्यारे बच्चों। इसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत आसान सा है, ठीक। इसमें आपको सबसे पहले तो अर्थ मैग्नेटिज्म में जो 3 डेफिनेशन है वो अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी, एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसमें स्टार्टिंग की 2 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डिप का जो फार्मूला होता है tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, ये सारे फार्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। इसका यूज मोशनल ईएमएफ में होता है, तो वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ डेफिनेशंस हैं भाई साहब, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कितना होता है, ठीक है, H क्या है, B क्या है, ये सारी चीज क्या है, परमेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसके बाद ससेप्टिबिलिटी क्या है, उनका रिलेशन क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ। ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहां पर छोटे छोटे जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। हो सकता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच का रिलेशन पूछ दें, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। फिर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, बेटा ये पहले सब्जेक्टिव में खूब आया करता था डेरिवेशन, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी एक स्पीड से, तो यहां पर क्या इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो E/2m, ये कैसे आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस E/2m रेशियो का नाम क्या है ना। तो ये सारी चीजें, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, आपसे ये सब पूछा जा सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये चैप्टर बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत टफ लगता है, लेकिन बहुत मजेदार, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है लेंज लॉ। लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किधर की तरफ इंड्यूस्ड करंट हम मानेंगे, ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं भाई साहब, कि अगर ये कोई एक मान लो करंट कैरिंग, ये मान लो कोई लूप है, और इस लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं, यहां पे मान लो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस लूप को हम लोग बाहर लेकर के जा रहे हैं किसी v वेलोसिटी से, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहां लेंज लॉ पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फाई बराबर Li, फाई बराबर Mi, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना। थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट्स हैं, और अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के हल्के फुल्के क्वेश्चन आपसे इससे बनाए जा सकते हैं। फिर है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, किन किन चीजों पर यह सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, तो उसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन म्यूचुअल वाले का जरूर पढ़ लेना बेटा, उसको जो है घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी प्रीवियस वाले चैप्टर में भी इसका नाम ले लिया था, दैट इज मोशनल ईएमएफ, है ना, BVL। तो उसमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे कि वर्टिकल लेंगे, वेलोसिटी कौन सी है, लेंथ क्या है, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन बेटा बन सकता है, पिछले 10 साल में लगातार इस पर क्वेश्चंस बनते चले आए हैं, तो इसको आपको जम के अच्छे से तैयार करना। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मैं गारंटी लेके बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को भाई साहब मत छोड़ना, नहीं तो इसी पर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर आप कहोगे सर जी आपने तो बताया नहीं। तो मैंने सब बताया है ना, बस इसको फॉलो करो। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर्सनली भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप मेहनत करिए और अपने अच्छे मार्क्स गेन करिए। फिर आते हैं 7th चैप्टर, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज LCR सर्किट। किसी भी सीरीज LCR सर्किट में करंट कितना होता है, इंपीडेंस कितना होता है, वहां पर पावर फैक्टर वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकते हैं कॉस फाई कितना है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो रेजोनेंस की कंडीशन।
तो रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपीडेंस जो है प्योरली आर के बराबर होता है, ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। फेज डिफरेंस कितना होता है, करंट कितना होता है, ये सारी चीजें रेजोनेंट वाली कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। उसके बाद है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, ERMS IRMS cos फाई। तो उसको उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे कुछ ना कुछ घुमा के पूछा जा सकता है। फिर देखो एक केस स्टडी ट्रांसफार्मर पे बनाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर पे एक केस स्टडी पूरी की पूरी बना सकते हैं। सेकेंडरी EMF निकालो, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में निकालो, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस। करंट कितना होगा सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी वाले में, ये सब इस तरह के क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पे बन सकते हैं। ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ये सब पढ़ लेना बेटा। ये आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। हिस्टैरिसीस कर्व में आपसे पूछ सकते हैं कोर्सिविटी क्या है ना, रिटेंटिविटी क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और आखिरी पॉइंट है यहां पे आरएमएस वैल्यूज। तो डेरिवेशन आरएमएस वैल्यूज का हो सकता, अगर कोई टफ क्वेश्चन वो बनाएंगे तो हो सकता है आरएमएस वैल्यू को थोड़ा सा टफ बना के लिमिट चेंज करा दें। जैसे आप लोग जब जनरली करते हो तो 0 से t तक आप उसको इंटीग्रेट करते हो सकता है आरएमएस वैल्यू निकलवाने में आपसे बोले t/4 से t/2 तक निकालो आरएमएस वैल्यू, तो वो वैल्यू बदल जाएगी, है ना। नॉर्मली अगर पूरी एक साइकिल के लिए देखें तो आरएमएस वैल्यू होती है E0/√2, क्लियर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा घुमा देंगे लिमिट तो बेटा वो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए इसका डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन वो लिमिट को घुमाएंगे तभी जब उनको कोई टफ क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं गाइस सभी को मैं ये चीज बताऊंगा, मेरी तरफ से सबके लिए बेस्ट विशेष हैं। सब लोग जम करके मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट वर्क करो, है ना। आप सबको ये सारे टॉपिक्स पहले कवर कर लो। अभी पूरा 1 मंथ है, इनफैक्ट 1 मंथ से ज्यादा टाइम है अभी आपके पास। ये सारे टॉपिक्स थॉरोली आप प्रिपेयर करिए। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। ये देखिए कांटेक्ट नंबर यहां पर लिखा हुआ है। जो बच्चे कानपुर के हैं, अगर वो पर्सनल कोई हेल्प चाहते हैं तो मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आए। यहां पर आपको हर तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, सारा हर तरह का आपको हेल्प यहां पर मिलने वाला है, जैसा भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके कवर कराए जा सकते हैं, आपका बैकलॉग पूरा कराया जा सकता है, तो वो सारी चीजें। सो गाइज सभी को बेस्ट विशेष है, सभी लोग जम के पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।